हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग पैरालिसिस के बारे में बात कर रहे थे और उसके बाद हम लोग एनेस्थीसिया के बारे में आए थे, एनेस्थीसिया में आए थे। एनेस्थीसिया के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एनेस्थीसिया एक मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा बड़ा रेवोल्यूशन है, और अगर ये ना हो तो आज के डेट में किसी तरह की कोई सर्जिकल प्रोसीजर होना बड़ा मुश्किल है। और ये बहुत, जाके चाय के लिए बोल दो। और ये जो एनेस्थीसिया है, ठीक है ना, ये एक्चुअली में इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और आप जान लीजिए, रीजनल एनेस्थीसिया, किसी रीजन को ही वहां पर के सेंसेशन को खत्म कर दिया जाए, सेंसिबिलिटी वहां पर की खत्म कर दी जाए कि किसी तरह का ऑपरेटिव मेजर को लिया जा सके। आज के डेट में स्पाइनल एनेस्थीसिया भी होता है, ठीक है ना। और आप जान लीजिए कि पहले जो एनेस्थीसिया होता था जिसमें क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था, तो एनेस्थीसिया देने की वजह से, और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अगर ओवरडोज अगर दे देता है जरा सा भी, तो वो जान के लिए खतरा हो सकता है। वहां पे इंसान जो है अनकॉन्शियस होकर उसका जो है कार्डियक अरेस्ट भी सम टाइम देखा गया है, ठीक है। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मेरे फूफा जी थे वहाँ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और उनको समझ लीजिए कि वो फादर ऑफ एनेस्थीसिया उनको माना जाता है। वो इंडिया के सबसे पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने एक पद्धति डेवलप की थी। कार्डियक अरेस्ट जब हो जाता है ना, जब हार्ट सही से काम नहीं करता है, तो उन्होंने वो क्या करते थे, इंसिजन दे देते थे डायरेक्ट, और इंटरनल कार्डियक मसाज कर देते थे, हाथ को डायरेक्ट बगैर ग्लव्स पहने हुए इंटरनली, और हार्ट को पकड़ के और उसको हाथ से खुद पंप करते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, आज हम लोग अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में डिफाइब्रिलेटर मशीन अवेलेबल होती है। डिफाइब्रिलेटर मशीन उस समय नहीं हुआ करती थी, और इस तरह वो बहुत सारे पेशेंट को बचाते थे। और एनेस्थीसिया का अगर थोड़ा सा भी डोज या पेशेंट की जो कंडीशन है, उस कंडीशन में बहुत इंसान के ऐसे होता है कि एनेस्थीसिया देने के बाद उनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि हम लोग बहुत सिक्योर्ड साइड में आ गए हैं। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया पॉसिबल हो चुका है, ठीक है ना, और वो बहुत ज्यादा सेफ है। अब आते हैं लोकल एनेस्थीसिया, जिसका आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं डेंटल एक्सट्रैक्शन में या डेंटल सर्जरी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस कंडीशन में सेंसिबिलिटी का लॉस हो जाना, और अभी हम लोग जो ये पढ़ रहे थे पैरालिसिस, बहुत सारी जो बुक है वो बोलती है कि यहाँ पर जो लॉस हो रहा है टच की सेंसिबिलिटी, वो ड्रग इंड्यूस्ड है, और जो ड्रग है वो एनेस्थीसिया। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल करता हूँ, इसी पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया। मैं पहले रैंडमली किसी को खोजता हूं जिसका नाम मुझे सबसे सही लगेगा। सत्या, कितना अच्छा नाम है, सत्या। वाह, मिस्टर सत्या। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सत्या। मुझे एक चीज बताइए कि ड्रग और मेडिसिन में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन? बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पास कर दें, दूसरे कोई से पूछते हैं। मैं मनोज कुमार वत्स से पूछ लूंगा। पास सर, पास। पास कर दिया। चलिए, मैं प्रिया, PRIYA, प्रिया। चलिए आप बताइए। वर्षा कुमारी, देवजीत, देवजीत, एनीवन? गुड यस इवनिंग सर। यस, हाँ गुड हाँ, इवनिंग सर। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बताइए। सर क्वेश्चन ड्रग वर्सेस मेडिसिन ये मेरा ना? क्वेश्चन, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग? व्हाट इज सर ड्रग? ड्रग
ड्रग एक्चुअली सर आपका मतलब मेडिसिन ड्रग का स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है। अच्छा मतलब ठीक है, यूजफुल ड्रग इज मेडिसिन। यूजफुल और ड्रग इज ड्रग मेडिसिन। और ड्रग मतलब कोई भी केमिकल हम्म। सब्सटेंस। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ, ठीक है। सर हाँ सर हाँ, सर जो ड्रग्स होता है एक तरह का नारकोटिक्स होता है जिसको एनेस्थीसिया प्रोसेस के लिए जनरली यूज करते हैं। नारकोटिक ड्रग। और जो नारकोटिक तो अलग हो गया, ठीक है ना, नारकोटिक्स भी ड्रग। हेलो सर। हाँ हाँ और जो बताइए। मेडिसिन होता है सर, जो मेडिसिन होता है सर उसका यूज हम किसी चीज को क्योर करने में या ट्रीट करने में, प्रिवेंट करने में, किसी डिजीज ये के तो बिल्कुल अगेंस्ट में सही, करते ये हैं। इसमें 100 आपको नंबर मिलता है, लॉक कर दिया और आप 1 करोड़ जीत गए, ठीक है ना। चलिए अब मैं बताता हूँ। एक्चुअली में जितनी सर मेडिसिन है, हाँ सर मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए। गुड इवनिंग सर, मैं गुड इवनिंग। सत्यम सौरभ। हाँ सत्यम, हाँ। इंडिकेटेड इंडिकेटेड ड्रग इज कॉल्ड मेडिसिन। और एडिकेटेड ड्रग इज drug- कॉल्ड मेडिसिन। चलिए मैं एकदम देहाती लैंग्वेज में बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए सुनिए। पहले तो माइक्रोफोन मैं ऑफ कर देता हूँ सबका, और सबको ही सुनिए पहले ध्यान से, ठीक है। म्यूट ऑल। और याद रखिएगा, जो भी फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर दिया जाता है, ठीक है, जो भी फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर दिया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, या उसको टेस्ट करने के लिए, या उसको बेहोश करने के लिए, उसको हम लोग ड्रग कहते हैं। ड्रग में सारे केमिकल्स आ जाते हैं, सारे फार्माकोलॉजिकल ड्रग आ जाते हैं, इवन ऑल मेडिसिन आर ड्रग। जितनी भी मेडिसिन है वो ड्रग है। लेकिन ड्रग का जो डिफिनेशन है वो बोलता है कि कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हम दे रहे हैं, जो बाहरी चीज दे रहे हैं, या तो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दें, नंबर 1, या तो हम किसी डायग्नोसिस को करने के लिए दें, नंबर 2, या उसको ट्रीट करने के लिए दें, नंबर 3। ये तीनों चीज जो होती हैं वो ड्रग कहलाती हैं। बात समझ लीजिए। अब देखिए, एनेस्थेटिक ड्रग, एनेस्थीसिया जो है एक ड्रग है। अब दूसरे साइड आ जाइए, जो टेस्ट होता है मॉन्टुक्स टेस्ट, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस की जांच की जाती है, उस कंडीशन में जो दवा, जो टीका दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो ड्रग, वो भी ड्रग है। अच्छा, जांच में और एक एग्जांपल देता हूं मैं। सीटी स्कैन होता है, एंजियोग्राफी होती है, तो वहां पर वो जो डाई डालते हैं या कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालते हैं, वो भी ड्रग है। तो हम ये तो पकड़ लिया कि बेहोश करने वाली चीज हो, नंबर 2 वो जो है आपको बेहोश करने के अलावा जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाए या ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो ड्रग जो केवल और केवल ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको मेडिसिन कहेंगे, ठीक है। कोई डाउट? समझ गए ना? यस सर। हाँ, इससे ये साबित होता है कि जो जितनी जो मेडिसिन है सब ड्रग है, ठीक है। आप ड्रग के बारे में ही पढ़ते हैं, सारी ड्रग्स है। आप मेडिकल स्टोर में भी जाते हैं तो वो भी ड्रग है, इवन पैरासीटामोल भी ड्रग है, ठीक है ना। तो ये चीज एकदम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और इवन वो ड्रग जो कैंसर के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी करते हैं, ठीक है ना। तो वो कीमोथेरेपी में जो इस्तेमाल करने वाली जो ड्रग्स हो गई, तो उसको वो जो है कीमोथेरेपी ड्रग कहलाती है। लेकिन कीमो का मतलब तो केमिकल होता है। ऑलमोस्ट सारी ट्रीटमेंट की जो इलाज के लिए जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी तो केमिकल होता है, लेकिन वहां पर कीमो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कीमो अगर बोल दिया तो भैया समझ लीजिए कि वो कैंसर के ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब आइए आगे और आपको ड्रग के बारे में बताता हूं। रेडियो न्यूक्लियाइड, जिसको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं,
आज के डेट में मेडिकल साइंस इतना ज्यादा आगे बढ़ा है कि एक नई चीज ने जन्म लिया है, जिस चीज को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल आपके डेंटल एग्जामिनेशन में भी होता है। मैं बताऊंगा आगे कैसे होता है। अब ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है वो क्या होता है, रेडियो न्यूक्लियाइड्स होता है और वो भी ड्रग होता है। वो एक गामा रेज निकालता है, बॉडी के अंदर से गामा रेज निकालेगा और वो पेशेंट के बॉडी में अगर डाल दीजिएगा तो पेशेंट के बॉडी से वो रेडिएशन निकालेगा, पेशेंट के बॉडी से रेडिएशन निकालेगा, वो भी एक ड्रग हो गई। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं चाय पीता हूं, अब मैं आगे बढ़ाता हूं। अब आते हैं क्वाड्रिप्लेजिया एनेस्थेसिया भी हो गए और उसके बाद आते हैं एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिया, यानी कि आप जान रहे हैं कि जो पेन के लिए दिया जाता है वो एनाल्जेसिया होता है और आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, फिर क्या टर्म दिया हुआ है, थर्मानेस्थेसिया। ठीक है, यानी कि गर्मी का एनेस्थीसिया हो जाना, उसको जो है टेम्परेचर का एहसास ही नहीं हो, लॉस ऑफ टेम्परेचर, सेंसिटिविटी, उसकी सेंसिबिलिटी जो है उसकी खत्म हो जाए, है ना। तो थर्मा एनेस्थीसिया जो है हम उसको कहते हैं। और उस कंडीशन में इंसान अगर गर्म चीज को भी उठा लेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। हम लोग डिस्कवरी में देखते हैं ना, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम न्यूरल डिजीज। आप देखते हैं कि वो कमाल कर रहा है, अरे वाह वो तो कोयला पर जलते हुए कोयला पर दौड़ गया, लोग चारों तरफ से जो है तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, वो अंदर की बात नहीं जान रहे हैं, वो भीतरिया बात नहीं जान रहे हैं। वो आज जो आपने जाना वो उनको जो है ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और जिससे वो पैसा कमा रहे हैं, जिससे वो पैसा कमा रहे हैं। आज मेरे को भी हो जाएगा तो हम भी हाथ में आग उठा लेंगे, वो अलग बात है कि और ज्यादा इंजर्ड होगा, लेकिन हमारा जो मोटर नर्व है वो तो डैमेज है, ये वो जो है हमको लॉस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एहसास मेरे को होता ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हाइपर एस्थेसिया, यानी कि सेंसिबिलिटी जो है जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, इंसान ज्यादा सेंसिटिव हो जाना, सिंपल सा टर्म है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पैरास्थेसिया, है ना। तो उस कंडीशन में सेंसेशन की फीलिंग जो है वो कम हो जाती है, वो प्रिवेंट हो जाती है, वो पता नहीं चल पाता है। ठीक है, और आप देखिएगा कि जो दांत है वहां पर क्या सेंसेशन कब होता है, जब इनामेल वहां पर से निकलता है तब बोलते हैं कि सेंसोडाइन का इस्तेमाल कीजिए। इनामेल जो सबसे हार्डेस्ट है वो अगर हट गया हल्का सा भी तो ऐसा होता है कि वो चाय भी पिएगा ना तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोमा में आते हैं। डीप अनकॉन्शियसनेस, जो इंसान जो है एकदम अनकॉन्शियसनेस में चला गया। अगर आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो उसमें एक कोमा वाले सब्जेक्ट को दिखाया था। ठीक है ना, क्या तो नाम था उसका, भूल गए। चलिए ये एक हो गया। इसके बाद आते हैं ट्यूमर। ट्यूमर नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म का मतलब होता है वो ट्यूमर जो नया ग्रोथ हो, जब नया वो डेवलप करता है ग्रोथ तो उसको हम लोग कहते हैं नियोप्लाज्म। ट्यूमर की पहचान क्या है, नंबर 1 सर्कमस्क्राइब्ड, वो गोलाकार होगा, नन इन्फ्लामेटरी, उसमें कोई सीजन नहीं होगी, और वो एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, अराइजिंग फ्रॉम बॉडी टिश्यू, बॉडी का जो टिश्यू होगा जिस जगह पर होगा उसी टिश्यू से वो बन करके उभरेगा और वो एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होगा और वो नेबरिंग एरिया के जो ऑर्गन्स होंगे उसमें दबाव डालेगा। हो सकता है कि वो ट्यूमर किसी तरह का नुकसान, आप जानते हैं मोल, मोल का मतलब क्या होता है, तिल, है ना, तिल जिसको सुंदरता की पहचान के लिए माना जाता है। लेकिन हर्ष मोहन की पैथोफिजियोलॉजी अगर आप उठा के देखिएगा और उसमें ट्यूमर वाले को देखिएगा तो उसमें हर्ष मोहन साहब लिखते हैं कि वो जो मोल है वो भी एक तरह का ट्यूमर ही है, वो भी एक ट्यूमर है, एक मास है, एक ग्रोथ है।
बात समझ में आ गया? तो सेल का एक जगह इकट्ठा होकर के सर्कमस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर बना लेना ही ट्यूमर होता है। और ये ट्यूमर को हम लोग टेक्निकली दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है बेनाइन और दूसरा होता है मेलेग्नेंट। तो बेनाइन कौन होता है? माइल्ड इलनेस और ग्रोथ विच डू नॉट इंडेंजर लाइफ, जो लाइफ के लिए खतरनाक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो कैंसरस नहीं है, वो कैंसर नहीं है, वो सिर्फ एक ट्यूमर है, लेकिन एबनॉर्मल ग्रोथ है। लेकिन उसके सेल को अगर देखा जाए, उसकी अगर बायोप्सी हो, तो उससे ये पता चलता है उसके सेल बिल्कुल नॉर्मल है, सब अकलमंद है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक्चुअली में अभी किसी लड़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, मैं नेक्रोसिस के बारे में पूछ रहा था, तो हमने पूछा था जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, तो एक लड़की ने जवाब दिया था कि सर उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। वेरी गुड। और आप जान लीजिए कि जब एपोप्टोसिस सही समय पर नहीं हो, है ना, सही समय पर एपोप्टोसिस नहीं हो, तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग अगर किसी कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं और एक चेयर पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ, उसका टाइम जब ओवर हो जाता है, दूसरा बैच आता है, तो उस चेयर को दूसरे बच्चे ऑक्युपाई कर लेते हैं। वही सीन होता है हमारे बॉडी में। जब एपोप्टोसिस होता है तो एक साइड सेल जाता है, तो दूसरे साइड वहां पर एक नया सेल आकर के पैदा हो जाता है और वो जगह को फिल कर देता है। तो जो रिटायर्ड सेल होता है, जिसकी एपोप्टोसिस हो जानी चाहिए, और वो एपोप्टोसिस के वजह से उसका वो खत्म हो जाना चाहिए, उसका समय आ गया है, उसको मर जाना चाहिए, लेकिन वो रिटायरमेंट के समय भी वो नहीं मरता है, वो जगह को ऑक्युपाई किए रहता है, लेकिन उस समय में नया सेल तो बन जाएगा। तो नया सेल जो बनेगा उसके ऊपर जो है वो आकर के डेवलप करेगा, और नया सेल सब उसके ऊपर ही आकर डेवलप करेगा। इसलिए कि आप जिस चेयर को ऑक्युपाई कर लीजिएगा और दूसरा बैच आएगा, उसको बैठने की जगह नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो आपके कंधे पे आके बैठ जाएगा या आपके डेस्क पे बैठ जाएगा। तो क्या गड़बड़ी हुई ना वहां पे? तो ये गड़बड़ी हुई, इसीलिए बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। तो यहाँ पर जो ये एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ, ये एक ग्रोथ बनाएगा जिसको हम लोग ट्यूमर का नाम दिया है। अब ट्यूमर के जो सेल होते हैं वो अगर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करते हैं, मेलिग्नेंट, और उसमें मेलिग्नेंट सेल्स में जो कैंसरस सेल होते हैं, उसको पार्टिकुलरली हिस्टोपैथोलॉजी के जरिए उसकी पहचान की जाती है। और उसको करने के लिए क्या किया जाता है, निडिल को या किसी तरह से इंसिजन दे करके उसको निकाला जाएगा, और उसके बाद माइक्रोटोम होगा। माइक्रोटोम, आपके कॉलेज में एक माइक्रोटोम मशीन भी है, आप पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर देखिएगा, एक मशीन होती है चरखा की तरह, उसमें टिश्यू को डाल करके काटा जाता है, वैक्स लगा करके, उसके वैक्स को फिर हटाया जाता है, और उसके बाद उसकी स्लाइड बना करके और उसका जांच किया जाता है, और उसमें ये चेक किया जाता है कि उसके सेल में क्या है। तो उसी को हम लोग कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और वो सबसे आइडियल है, उससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। तो बेनाइन का मतलब हो गया इलनेस या ग्रोथ जो इंडेंजर नहीं करे लाइफ को, लेकिन मेलिग्नेंट जो है बहुत सीवियर इलनेस पैदा करेगा, और इसका जो ग्रोथ है वो रेजिस्टेंट होगा, और उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरी होती है, और उसका एंड जो है या तो डेथ होगी या तो बचाया जाएगा। बचाया कैसे जाएगा? तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी तरह का जो कैंसरस सेल होते हैं, कैंसरस ट्यूमर होते हैं, उसका जो ट्रेडिशनल इलाज है वो सबसे पहला सर्जिकल, और उसके बाद और सारे चीज जो कीमोथेरेपी वगैरह जो चलनी होती है वो चलता है। तो मेलिग्नेंट जो है आपको कैंसरस ही को बताता है। कार्सिनोमा, मेलिग्नेंट ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम इपिथेलियम, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म और इंडोडर्म में जब से बनने वाला जो ट्यूमर होता है, उस मेलिग्नेंट ट्यूमर, उसको हम लोग कार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, बोन का भी ग्रोथ होगा, बोन का भी ट्यूमर होगा। बोन तो हार्ड होता है ना, बोन कैसा होता है, हार्ड होता है। तो बोन जब हार्ड होता है तो उसको क्या किया जाता है ना, उसको क्या करता है उन लोग,
कि उसको भी काट लेता है, समझा? जैसे आरी से लकड़ी को कैसे काटते हैं वैसे काटा जाता है, लेकिन उसकी स्लाइड कैसे बनेगी तो उसको डीकैल्सीफाई करवाता है, उसको केमिकल में डाल करके उसको डीकैल्सीफाई करता है, और डीकैल्सीफाई करता है तो उसमें से कैल्शियम निकल जाते हैं, सिर्फ बचता है टिश्यू, और उस टिश्यू का ये होता है सार्कोमा, मेलिग्नेंट ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। मेसोडर्म से अगर डेवलप करने वाला ट्यूमर जो होता है उसको हम लोग सार्कोमा कहते हैं। वाह, बीडी चौरसिया ने बहुत बढ़िया बढ़िया टर्मिनोलॉजी को डाला है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब आते हैं कैंसर। कैंसर तो आप लोग जान रहे हैं कि जनरल टर्म इंडिकेट करता है मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म को, और वो देखिए दो होता है, एक होता है इन्वेसिव और दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव। अब देखिए बताता हूँ, ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमन, मोस्ट कॉमन इन फीमेल, ठीक है, और मेल में जो सबसे कॉमन कैंसर होता है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर होता है। लेकिन आप अगर स्टडी करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो उसमें आप देखिएगा दो तरह के ट्यूमर होते हैं, एक होता है जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं, एक होते हैं इन्वेसिव टाइप और दूसरे होते हैं नॉन इन्वेसिव। तो नॉन इन्वेसिव जो है वो ज्वालामुखी ही के तरह होंगे, वो आज ना कल फटेंगे, वो कैंसरस ट्यूमर तो है लेकिन वो पेशेंट को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा रहे जो कैंसर के कारण होना चाहिए। और जो इन्वेसिव होते हैं वो अपना क्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं, वो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करते हैं, और उनका जो रिजल्ट होता है वो डेथ होगा, तभी होगा जब उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो जाए तो हम लोग तो कैंसरस पेशेंट को देखते हैं कि वो बच जाते हैं। सबसे ज्यादा बचता कौन है? हॉडकिंस लिम्फोमा जिसको होता है ना, तो उस तरह के पेशेंट, वो सबसे इजीली ट्रीट करने वाला लिम्फ का जो ट्यूमर है, कैंसर है, उसको इजीली ये ट्रीट किया जाता है। अब आता है जो है मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस एक टर्मिनोलॉजी है, मेटास्टैसिस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो केवल और केवल जन्म सिद्ध अधिकार है, जो केवल आप इस टर्म को कैंसर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। यानी कि मेटास्टैटिक बोल दिया तो आप समझ जाइए कि ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो डिजीज तो कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मेटास्टैटिक जो शब्द है ये सिर्फ कैंसरस ट्यूमर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो ट्यूमर काफी मेटास्टैटिक फॉर्म में आ जाता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को ब्रेन में ट्यूमर अगर डेवलप करता है ना, अगर यहाँ एक हेमेंजियोमा डेवलप करता है, आपको क्या होगा कि ट्यूमर का फिर जो है डेवलपमेंट मेटास्टैटिस होगा, तो उस कंडीशन में फिर थोरैसिक रीजन में भी एक ट्यूमर दिखाई देने लगेगा, फिर इंटेस्टाइनल रीजन में भी ट्यूमर हो जाएगा। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं मेटास्टैसिस, यानी कि डिजीज का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये कैंसर के लिए ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आते हैं कॉन्वेलेंसेस। कॉन्वेलेंसेस का मतलब होता है रिकवरी पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ डिजीज एंड रीस्टोरेशन टू कंप्लीट हेल्थ, और पेशेंट को पूरा कंप्लीट हेल्थ के तरफ ले आया जाता है। जैसे कि निमोनिया। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें होता क्या है कि उसमें एक स्टेज आता है जिसको कहते हैं रेजोल्यूशन। वो जैसा स्पॉन्जी फॉर्म में है वैसा ही हो जाता है। एक्चुअली में निमोनिया में होता है क्या कि जो लंग्स होता है ना वो एकदम हार्ड हो जाता है, इतना हार्ड हो जाएगा, एकदम सॉलिड हो जाएगा। उसका डिफिनेशन है, उसका डिफिनेशन क्या है? इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लंग फील्ड। लंग फील्ड का जो लोब में अगर लोबर निमोनिया होता है तो उतना दूर इतना हार्ड हो जाएगा, अगर डेड बॉडी से रिब्स को उखाड़ा जाए तो चूंकि हम लोग का फेफड़ा स्पॉन्जी होता है ना, वो जब रिब्स को हटाया जाएगा तो देखा जाएगा वहां पर एक दबाव है, वहां पर एक गड्ढा है। वो गड्ढा इसलिए कि वहां पर का जो लंग्स है वो सॉलिड हो चुका है, और वो सॉलिड होने के कारण वो इतना ठोस हो चुका है, जैसे सीमेंट के बोरा को पानी में आप देखा है कि हल्का गीला होने के बाद वो पत्थर बन जाता है, वैसा स्टोन की तरह हो जाता है। उस पर हैमरिंग किया जाएगा तो वो एकदम बिल्कुल
फ्रेजाइल होता है और इजिली ब्रेक करके वो पाउडर के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी रेजोल्यूशन हो जाता है, वो रिजॉल्व कर जाता है, अपने पुरानी स्थिति में आ जाता है, वो स्पॉन्जी फॉर्म में आता है, और वो कभी कभी ड्रग के ट्रीटमेंट के बगैर भी आ जाता है। ठीक है, एक ऐसा स्टेज आता है। तो उस चीज को अगर इंसान बीमार हुआ और उसके बाद अपने अच्छे हेल्थ में वापस आ जाता है तो उसको हम लोग कॉन्वेलेंसेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं थेरेपी। थेरेपी का मतलब क्या होता है कि इलाज, है ना। थेरेपी अलग अलग तरह का इलाज जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड थेरेपी। ठीक है, अब एजान हो रही है, एजान फिनिश होती है, आवाज हो रहा है, तो मैं थोड़ा देर शांत हो जाता हूँ, इसलिए कि एजान के टाइम जब नरेंद्र कुमार मोदी जब शांत हो जाते हैं तो मैं क्यों नहीं होऊंगा। ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा देर तक शांत होता हूँ और फिर मैं तुरंत वापस आता हूँ। ओके, चलिए मैं वापस आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे कि यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है जिसका नाम है, जिसको कहा जा रहा है एप्लेसिया। ठीक है, एप्लेसिया का मतलब होता है फेलियर ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पर पैलेसिया का मतलब होता है ग्रोथ या डेवलपमेंट। तो ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है हाइपो यानी कि कम डेवलपमेंट होना, हाइपर यानी कि ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट होना, और ए प्लसिया यानी कि फेलियर इन डेवलपमेंट। तो किसी चीज में अगर ए लग जाता है तो वहां पर अगर ए लग जाता है तो वो फेल कर जाता है अपने काम को करने में, यानी कि नहीं करेंगे काम। बात समझ में आ गई। इसीलिए आज चूंकि हम लोग एक वेबिनार में अटेंड करने वाले हैं तो उस वेबिनार से संबंधित भी कुछ बातों को मैं लास्ट में उसके भी कुछ टर्मिनोलॉजी को डाल देना चाहता हूं। हम लोगों के पास सिर्फ 7 मिनट्स है और उसी में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को बता दें। देखिएगा, एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं एरिदीमिया, जो इसमें कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आज एक ऐसे वेबिनार में अटेंड करने वाले हैं जो कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है, और जो डॉक्टर करने वाले हैं वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है ना, जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं। सबसे पहला एक टर्म आता है जिसको कहते हैं एरिदीमिया।
एरिदीमिया का मतलब होता है कि हार्ट का जो अपना जो बीट होती है, लब डब साउंड होता है उसका, वो अपने एक रिदम में रहता है, और जब उसका रिदम में नहीं रहे, है ना, एरिदीमा, एरिदीमा कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हार्ट अपने रिदम में ना रहे, तो उस कंडीशन को हम लोग एरिदीमिया कहते हैं, ठीक है। तो इर्रेगुलर हार्ट बीट हो तो उसको हम लोग एरिदीमिया कहते हैं। उसके बाद हार्ट अगर बहुत ज्यादा तेज चले तो उसको हम लोग कहते हैं टैकीकार्डिया, और हार्ट बहुत धीमा चले तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। ये भी दो टर्म आप समझ गए। उसके बाद आ जाइए, एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट फेल्योर। कौन बताएगा व्हाट इज हार्ट फेल्योर? कोई बताएगा कि हार्ट फेल्योर और कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों में क्या अंतर है? सर हार्ट मसल्स स्टॉप बीटिंग तो हार्ट फेलियर होते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई इनमें सुधार करना चाहेगा? एनीवन? सुधार करना चाहे कोई? अब आप लोगों, अब आपको लग रहा होगा कि हमसे कुछ तो ज्ञान प्राप्त हो ही रहा है क्या? नहीं। अभी मान लेते हैं कि ये हार्ट है और हार्ट से निकलता है क्या? एओर्टा, ठीक है ना, एओर्टा निकलता है, और एओर्टा जब वो डिसेंड करता है, फिर देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, हार्ट फेलियर का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है लेकिन इनएडिक्वेट अमाउंट में। बात समझ गए? किसी भी कारणवश अगर मान लीजिए कि यहां पर एक एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, और हम एक रीजन बता रहे हैं, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फैक्टर्स ड्यू टू विच हार्ट फेलियर में अकर। आपको कंडक्शन सिस्टम की भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, हार्ट का इरेगुलर बीट की वजह से भी हो सकता है, कई वजह से भी हो सकता है। लेकिन जितना ब्लड हमारे बॉडी को चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी को पंप करने के बाद, उसमें अगर कमी आ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट उतना ब्लड फुलफिल नहीं कर पाता, दे नहीं पाता। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यदि कोई स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, और आपको लाना है 75% मार्क्स लाना है पास करने के लिए, लेकिन आप 73% मार्क्स भी ले आते हैं, लेकिन मार्क्स तो आपने लाया, लेकिन आप क्या कहलाइएगा? फेलियर। आप फेल कर गए, क्योंकि आपको पास करने के क्राइटेरिया क्या था कि आपको 75% मार्क्स लाना था। इसी तरह हार्ट को जितना ब्लड निकालना है उतना ब्लड नहीं निकाल पा रहा है, उस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहेंगे। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, यस सर। समझ गए? ठीक है, आप मिला लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिएगा, आप बुक को देख लीजिएगा, मैं जो बताता हूं उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है। अब आप देखिए, एक चीज ये हो गया, तो ये हो गया हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट का फेल होना। हम वेबिनार के लिए तैयार कर दे रहे हैं आप लोगों को, क्या वेबिनार के लिए तैयार कर रहे हैं। हार्ट फेलियर के कंडीशन बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, उसमें हम बहुत सारी चर्चा तो नहीं करेंगे। और कार्डियक अरेस्ट क्या हुआ? कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट सर जब हार्ट स्टॉप बीट, हाँ ठीक, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग सर। हाँ एकदम। उस वो जो है हार्ट जो है क्या करेगा कि अपने बीटिंग को स्टॉप कर दे, और ये हो सकता है या बीट भी करे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो माल फंक्शन होता है ना, ठीक है, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। ध्यान रखिएगा,
कंडक्शन सिस्टम आप लोग अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कभी ना कभी हमको मौका मिलेगा, एक्स्ट्रा क्लास देके पढ़ा देंगे। तो वो कंडक्शन सिस्टम की जो एनोमली होती है उसके वजह से, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के माल फंक्शन के वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। और वो कार्डियक अरेस्ट का मतलब हो गया हार्ट एक बैक रुक जाए, और उस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या है, तो पेसमेकर है जो इसको इम्प्लांट किया जाता है। तो पेसमेकर जो है हम लोग को वो डिवाइस है जिसको लगाया जाता है, जिसको इम्प्लांट किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर समझ गए, कार्डियक अरेस्ट समझ गए, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक सिंपल है, हार्ट का जो कॉर्नरी आर्टरी होती है, कॉर्नरी आर्टरी, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, उसमें जो कॉर्नरी आर्टरी होती है, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, तो उसमें किसी तरह का ब्लॉकेज हो जाए और ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने के वजह से जो हार्ट में पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, आवाज नहीं